नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ। आइए चलते आज की मुख्य खबरों पर। हेमंत सोरेन कल ईडी कार्यालय में होंगे पेश। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं के महाजुटान पर सियासत तेज। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब से पूछताछ में मनोरोग विशेषज्ञ की मदद ले रही है दिल्ली पुलिस। G20 समिट में पीएम मोदी और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्विपक्षीय बैठक की। पोलैंड में हुए मिसाइल हमले पर बाइडेन का बड़ा बयान, कहा रूस ने दागी हो इसकी संभावना कम। आइए चलते खबर विस्तार से। सिवनी जिले के केलवारी में 269 जिंदा लोगों को मृत बताकर 11 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाला कर दिया गया है। राजस्व विभाग केलवारी के में प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए लोगों और उनके परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि में घोटाला किया गया है। इसमें तहसील कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 सचिन दास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सत्रह नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर ये जहां एक तरफ सत्ताधारी दलों की लगातार बैठक का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ रांची को मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान भी 16 नवंबर को शुरू हो गया है। आज ब से ही रांची के आसपास प्रखंडों और सटे जिलों से जेएमएम के कार्यकर्ताओं मोरहाबादी मैदान पहुंच रहे हैं। इस महाजुटान को लेकर सियासत जोरों पर है। विपक्षी बीजेपी इस महाजुटान को सत्ताधारी दलों की ओर से दबाव की राजनीति बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए ईडी कार्यालय जाएंगे, जो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए, साथ ही जांच में सहयोग करना चाहिए। भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत में आज गिरावट के साथ हुई। दिन भर की ट्रेडिंग में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि बाद में एक बार फिर सेंसेक्स और निफ्टी मजबूत हुए। अंत में सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़त के साथ बंद भी हुए हैं। कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स से 107.73 अंकों की तेजी के साथ 61,980.72 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो इसमें 6.25 अंकों की मामूली तेजी हुई है। पीएससी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन प्रचार हाईटेक हो गया है। प्रत्याशियों के द्वारा वोटरों तक पहुंचने वाले के लिए जमकर सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए प्रत्याशी फोन से कॉल भी कर रहे हैं। एक एनएसयूआई के प्रत्याशी ने बताया कि कॉलेज में स्नातक तक के छात्र छात्राओं से मुलाकात आसानी से हो जाती है, मगर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से मुलाकात से परेशानी होती है। उनका वोट भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जहाँ विभिन्न कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों के 24,000 छात्र छात्राएं हैं। इन पहुंचने का ये सबसे सस्ता आसान तरीका बताया गया है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की दरिंदगी की हर रोज नई नई कहानी सामने आ रही है।
इस जुर्म की कहानी सुनाकर यह सवाल उठता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतनी बर्बरता कैसे कर सकता है। ऐसे में इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला इसके पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस मनोरोग विशेषज्ञ की मदद ले रही है। दरअसल जिस तरीके से उसने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया और लाश के 35 टुकड़े किए, उससे पुलिस को लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं अब श्रद्धा वालका हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस मनोरोगी विशेषज्ञ की मदद ले रही है। दरअसल जिस तरह से उसने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया और लाश के 35 टुकड़े किए, उससे पुलिस को लगता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उससे पूछताछ के वक्त उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक मनोरोग विशेषज्ञ की भी पुलिस की टीम के साथ मौजूद रहेगी। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजानन कीर्तिकार के इस्तीफे के मांग को लेकर बाइक रैली निकालने के आरोप में संजय निरुपम गिरफ्तार किए गए। बता दें कि गजानन कीर्तिकार हाल में ही बाला साहेब की शिवसेना यानी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। वहीं उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नेतृत्व में आज दोपहर 2 बजे एक बाइक रैली आयोजित की जा रही थी। ये रैली कीर्तिकार के इस्तीफे की मांग के लिए थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस संजय निरुपम को गिरफ्तार कर वर्सोवा थाने ले गई और बाइक रैली निकालने के आरोप में हिरासत में ले लिया। संजय निरुपम ने हाल ही में एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हुए सांसद गजानन कीर्तिकार की आलोचना करते हुए कहा कि कीर्तिकार एक नेता के रूप में फिट नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। निरुपम ने कहा है कि अगर कीर्तिकार ने पार्टी छोड़ी है तो उन्हें मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद पद को भी छोड़ देना चाहिए। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि अरविंद विरमानी ने वित्त मंत्रालय में प्रमुख मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 2007 से 9 तक काम किए हैं और कैबिनेट सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 16 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का मामला सामने आया है और जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर बच्चों की अदला बदली का आरोप भी लगाया जा रहा है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, साथ ही प्रशासन से इंसाफ करने की गुहार भी लगा रही है। दिल्ली के वसंत कुंज सेक्टर C8 में रहने वाली लोगों को लगातार 7 दिनों से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में यहाँ के निवासी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कि लगभग 3500 की आबादी वाले वसंत कुंज में एक हफ्ते से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वसंत कुंज में लगभग 1100 अपार्टमेंट है। 1100 अपार्टमेंट और 3500 की आबादी वाले वसंत कुंज में 7 दिनों से पानी नहीं है और पानी की कमी से लोग परेशान हो रहे हैं और इसी के चलते लोग विरोध भी कर रहे हैं। वसंत कुंज के निवासियों ने से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज की है और जल बोर्ड के अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है और हम लोगों को पिछले 7 दिनों से पानी की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। गुजरात के गांधीनगर जिले में गांधीधाम उत्तर विधानसभा सीट बेहद ही खास और अहम सीटों में शुमार है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि गांधीनगर विधानसभा के साथ साथ एक संसदीय क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र पर एक लंबे अरसे से भाजपा की ही वर्चस्व कायम है। इस संसदीय सीट पर कांग्रेस ने आखिरी चुनाव साल 1984 में जीता था। इसके बाद से ही यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाई है। वर्तमान में इस सीट से सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्त हैं।
भाजपा गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत गांधीनगर उत्तर विधानसभा पर भी एक दशक से कब्जा बनाए हुए है। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीट पर कब्जा करने के लिए पूरे जोरों से अपनी कोशिश में जुट चुकी है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि गुजरात में उसका उम्मीदवार कल से परिवार समेत लापता है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने आप के उम्मीदवार कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। कंचन जरीवाला सूरत से आपके उम्मीदवार हैं। वहीं सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा गुजरात चुनाव हारने को लेकर डरी हुई है और इसलिए उसने आपके उम्मीदवार का अपहरण कर लिया है। सूरत ईस्ट सीट पर आपके उम्मीदवार के अपहरण के आरोप पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए मनीष सिसोदिया दिल्ली के चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचे, जबकि गुजरात के सूरत से आपके उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने कल शाम कथित तौर पर ही अपहरण किए जाने के आरोपों के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया। उनको सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से बाहर निकलते हुए देखा गया है। दिवंगत विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अनिल शर्मा अभी राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। अनिल शर्मा सितंबर में ही पीसीसी सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं। साथ ही अनिल शर्मा 17 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी में यहां से पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक अशोक पिंचा को टिकट दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर भूकंप के हल्के हल्के झटके आते ही रहते हैं। कभी कभी भूकंप के जोरदार झटके भी आते जाते हैं, जिससे जानमाल को काफी नुकसान पहुंचता है। देश में भूकंप से ज्यादा नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अपने अपने तरीके से पहल कर रही है। ऐसा ही एक पहल पिछले दिनों बिहार में शुरू हुआ है। बिहार सरकार ने अब जिले में एक भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भूकंप क्लिनिक खुल भी चुके हैं। साथ ही भूकंप को लेकर बिहार के सेस्मिक जोन 4 में रखा गया है। ऐसे में भूकंप क्लिनिक में एनडीआरएफ की टीम भूकंप की मॉक ड्रिल कर लोगों को इसके खतरे से आगाह कर रही है। साथ ही भूकंप से कैसे बचे इसकी ट्रेनिंग भी दी रही है और किस प्रकार के घरों में वो रहे जिसकी भी जानकारी वो दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 समिट के दूसरे दिन यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जहां पे उन्होंने कई मुद्दों पे चर्चा भी की है। पोलैंड पर मिसाइल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल के रूस द्वारा दागे जाने की संभावना कम है, लेकिन वह पोलैंड की जांच में सहयोग करेंगे। मिसाइल हमले को लेकर पोलैंड का कहना है कि एक रूस निर्मित मिसाइल देश के पूर्वी हिस्से में गिरी है, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बाइडेन ने इंडोनेशिया में G7 और उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन देशों के नेताओं की एक आपात बैठक भी बुलाई है। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। मुलाकात के दौरान रक्षा, परमाणु
ऊर्जा, व्यापार और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया है। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि शांति के लिए हमारा एक समान एजेंडा है। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी मुलाकात की है और बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से रक्षा संबंधों, टिकाऊ विकास तथा आर्थिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा भी की है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने कई अहम विषयों पर ठोस बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के से इतर बुधवार को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ फलदायी बातचीत की है और दोनों नेताओं ने आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के रास्ते तलाशने की चर्चा की। इस साल मोदी और शोल्ज की यह तीसरी मुलाकात है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वह जर्मन चांसलर से मिलकर बहुत खुश है। उन्होंने लिखा है कि चांसलर शोल्ज से मिलकर खुश हूं। इस साल यह हमारी तीसरी मुलाकात है और यह हाल ही में हुई अंतर सरकारी चर्चा पर आधारित थी। हमने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, रक्षा साझेदारी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत को फलदायी बताया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज के बीच फलदायी बातचीत हुई। इस दौरान भारत जर्मनी की मित्रता को और आगे बढ़ाने के लक्ष्य के विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई है। खास तौर पर व्यापार, वित्त और सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं। इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने संदेश कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, अगर असर पड़ा है। पीएम मोदी ने इस बयान पर मुहर लगाते हुए G20 में अपने मसौदे में इसे शामिल किया। इस मसौदे में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा करते हुए G20 और पीएम मोदी के इस संदेश का उपयोग करेगा। वहीं G20 का यह आह्वान परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी अस्वीकार है। मोदी ने के आह्वान पर आधारित है। जहां तक कि G20 के मसौदे का संबंध है, यूक्रेन और रूस के मामले को भारत की अध्यक्षता के प्रारंभ होने से पहले सुलझा लेने की कोशिश है। वहीं विकासशील देशों और उभरते बाजारों के में भारत के नेतृत्व के कारण ही एक पूर्ण घोषणा सामने आई है। केवल भारत के कारण ही आम सहमति बन सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की है। अभियान का मकसद अखिल भारतीय स्तर पर साइबर जगत में महिलाओं को सोशल और रूप से सशक्त और कुशल बनाना है। यह अभियान साइबर स्पेस फाउंडेशन, मेटा और ऑटोबोट इन्फोसिस के सहयोग से चलती है। डिजिटल शक्ति अभियान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथे चरण की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कुशलता हासिल होगी और साइबर हमले के बचाव के लिए जागरूक भी करेगी। डिजिटल शक्ति के लॉन्च के दौरान एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, मेजर विनीत कुमार और साइबर स्पेस फाउंडेशन मेटा इंडिया के निर्देशक और सार्वजनिक नीति के प्रमुख राजीव अग्रवाल भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा कि भारत इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। इससे अधिकतर महिलाएं सबसे ज्यादा साइबर हमले का शिकार भी होती हैं। इस अभियान के अब अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे थे दुनिया की खबरें। हमारे साथ आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।